नमस्कार, कैसे हैं आप सब। चलिए, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। और करंट अफेयर्स के सीरीज़ के अंतर्गत आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को हम कवर करने वाले हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों से जुड़ी हुई एक कक्षा आपको मिलने जा रही है। प्रश्नों की जो संख्या है कुल 18 प्रश्न हैं और इन 18 प्रश्नों से काफ़ी ज़्यादा हमें चीज़ों की जानकारी होगी। तो चलिए चर्चा को प्रारंभ करते हैं। जो रेगुलर छात्र हमारे हैं वो उपस्थित हैं, कुछ लोग अभी नहीं हैं, धीरे धीरे उपस्थित हो जाएंगे। चलिए, सबसे पहले पहला प्रश्न, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, बताएं। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। वन्य जीवों के प्रति जागरूकता का भाव, वन्य जीवों के प्रति लोगों को बताने के लिए, वन्य जीव संरक्षण को कार्यक्रम को और बेहतर करने के लिए ये प्रयास किए जाते हैं। तो बताना है आपको वन्य जीव सप्ताह वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। चलें, फास्ट जवाब दीजिएगा। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। आप जानते हो भारत में यदि हम देखें तो अभी जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर बताया गया है कि बाघों की जो आबादी है वो 33% बढ़ी है। वर्ष 2014 से लेकर वर्ष 2018 तक बाघों की जो आबादी है वो 33% बढ़ोतरी हुई है। और बताया गया है कि भारत में जो बाघ हैं वो विश्व के 75% जो बाघ हैं वो भारत में आज की तिथि में रह रहे हैं। मतलब आप कह सकते हो कि बाघों के लिए एक पसंदीदा आवास स्थल के रूप में, एक बेहतर आवास स्थल के रूप में भारत विश्व में अपनी पहचान बना रहा है। आपको पता होगा भारत में कुल 53 टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलते हैं। 53 टाइगर रिजर्व, जिनमें सबसे लास्ट की यदि हम बात करें तो 2 आपको याद रखना है। पहला आपको याद रखना है रामगढ़ विषधारी, और रामगढ़ विषधारी ये आपको देखने को मिलता है राजस्थान में। और इसके साथ आपको याद रखना है गुरु घासीदास और तिमोर पिंगला को बनाकर एक बनाया गया है। गुरु घासीदास और तिमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिलाकर एक टाइगर रिजर्व बनाया गया है। ये 53 अधिसूचित हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको पता होगा भारत में यदि हम बात करें सबसे पहला टाइगर रिजर्व कौन था, तो भारत का सबसे पहला टाइगर रिजर्व था जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। यह भी आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि जिम कॉर्बेट को टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित कब किया गया, हालांकि जिम कॉर्बेट को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जब हम बात करते हैं तो जिम कॉर्बेट को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में वर्ष 1936 में अधिसूचित किया गया था। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए टाइगर रिजर्व के रूप में कब अधिसूचित किया गया, तो 1 अप्रैल वर्ष 1973, 1 अप्रैल वर्ष 1973 को इसको टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया। और यहीं से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। प्रोजेक्ट टाइगर की जब बात करते हैं तो आपको एक व्यक्ति का नाम याद रखना है। इनका नाम है कैलाश सांखला। कैलाश सांखला का नाम क्यों याद रखना है, क्योंकि इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं और इन्हीं के नेतृत्व में प्रोजेक्ट टाइगर सबसे पहले प्रारंभ हुआ था, ये आप कह सकते हो। इसके साथ साथ आपको बता दें कि भारत का यदि आपसे पूछ लिया जाए सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व यदि आपसे पूछ लिया जाए, आपको महाराष्ट्र जाना पड़ेगा और महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा पेंच टाइगर रिजर्व। भारत ही नहीं, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आपको अरुणाचल प्रदेश की यात्रा करनी पड़ेगी, वहां पर आपको देखने को मिलेगा नामदफा टाइगर रिजर्व। और इसके साथ साथ यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के एशियाई शेरों का निवास स्थल कहाँ है, तो भारत में एशियाई शेरों के निवास स्थल के रूप में गिर विश्व विख्यात है। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि एशियाई शेरों की जो कुल आबादी है यदि हम देखें तो पिछले 10 वर्षों में 64% भारत में बढ़ी है। भारत के गिर राष्ट्रीय उद्यान में 64% इनकी आबादी बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं यदि हम देखें तो वन्य जीव संरक्षण की दिशा में भारत के जो प्रयास हैं वो अब रंग ला रहे हैं और बेहतर आपको सुधार देखने को मिल रहा है। ठीक है, तेंदुओं की भी आबादी में भारत में 62% का उछाल देखा गया है। इसको बताएं, भारतीय रेलवे द्वारा देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहां स्थापित की जा रही है। भारतीय रेलवे द्वारा देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी
कहाँ स्थापित की जा रही है, ये आपको बताना है। आप जानते होंगे कुश्ती की जब बात आती है तो कुछ नाम आपको पता होना चाहिए। अंशु मलिक का नाम आपको पता होना चाहिए, योगेश्वर दत्त का नाम आपको पता होना चाहिए, सरिता नामक एक महिला पहलवान है, महिला, उनका नाम याद आना चाहिए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारतीय रेलवे द्वारा देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहाँ पर स्थापित की जा रही है, तो आपको बता दें इसकी स्थापना दिल्ली में की जा रही है। ए विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले आपको और बता दें कि भारत में 3 और ऐसी जगहें हैं, 3 ऐसे वन्य जीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनको टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने की बात की जा रही है। इनमें सबसे पहला एक आता है कर्नाटक में, कर्नाटक का है यम हिल्स। ठीक है, कर्नाटक का आपका आता है यम हिल्स, ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा। यम हिल्स कर्नाटक के बाद देखो ऐसे नाम देके पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर है, तो राज्य भी पता होना चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें तो एक बिहार में भी टाइगर रिजर्व के लिए बात की जा रही है, जल्दी इसकी अधिसूचना हो सकता है जारी भी हो जाए। यह है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी आपको पता होना चाहिए। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने की बात की जा रही है। और एक तीसरा जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। तो ये 3 और भी हो सकते हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत भारत सरकार किन देशों से भारतीय छात्रों को एयरलिफ्ट कर रही है। ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत भारत सरकार किन देशों से भारतीय छात्रों को एयरलिफ्ट कर रही है। पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, यूक्रेन। पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, यूक्रेन, बताएं, जवाब दीजिएगा। किन देशों से हम एयरलिफ्ट कर रहे हैं अपने छात्रों को, अपने लोगों को, ये आपको बताना है। देखो इस संदर्भ में यदि आप देखोगे तो अभी तक भारत सरकार के जो प्रयास हैं वो सिर्फ और सिर्फ सीमावर्ती क्षेत्रों से हैं। कहने का मतलब कि ऐसे छात्र जो यूक्रेन की सीमा से निकलकर अन्य देशों, अन्य यूक्रेन से लगे हुए अन्य देशों तक पहुंचे हैं, उन्हीं को भारत सरकार एयरलिफ्ट के माध्यम से निकाल रही है। ये बातें एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। अभी भी हजारों की संख्या में छात्र ऐसे हैं जो यूक्रेन के आंतरिक भागों में हैं, जो यूक्रेन के आप कह सकते हो उत्तरी भागों में हैं, यूक्रेन के दक्षिणी भागों में हैं या यूक्रेन के पूर्वी भागों में हैं, वो अभी निकाले नहीं जा चुके हैं। ज़्यादातर छात्र जो यूक्रेन के पश्चिमी क्षेत्रों में रहते थे वो निकलकर सीमावर्ती क्षेत्रों में पहुंच गए, अन्य देशों में पहुंच गए, जिससे उनको निकाल रही है भारत सरकार। लेकिन जो अभी कीव में फंसे हुए हैं, जो अभी आंतरिक भागों में फंसे हुए हैं, उनको अभी निकाल सकने में सफल नहीं हो रही है, क्योंकि युद्धग्रस्त क्षेत्र है। तो वहाँ पे अभी इस तरह की कोई गतिविधियाँ नहीं है। जो जहाँ फंसा हुआ है वो उसी स्थान पे आप कह सकते हो कि शक हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे भारत सरकार जो ऑपरेशन गंगा शुरू की है, विशेष रूप से जो लोग यूक्रेन से निकलकर उनके सीमावर्ती देशों में पहुंचे हैं, और सीमावर्ती देशों में हम बात करें स्लोवाकिया हो गया, रोमानिया हो गया, हंगरी हो गया, पोलैंड हो गया, ये 4 प्रमुख देश हैं जहां से भारत सरकार एयरलिफ्ट कर रही है। कौन कौन से? पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और रोमानिया, ये 4 आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ई विकल्प। यूक्रेन से अभी हम एयरलिफ्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये विकल्प गलत होगा। यूक्रेन से हम एयरलिफ्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि यूक्रेन से कोई फ्लाइट अभी आ नहीं रही है, ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। यूक्रेन के जो पड़ोसी देश हैं उन्हीं से ही हम लोगों को एयरलिफ्ट कर रहे हैं। हाल ही में चर्चा में रही खिलाड़ी सादिया तारिक का संबंध किस खेल से है? सादिया तारिक, इसको काट दीजिएगा। सादिया तारिक का संबंध किस खेल से है आपको बताना है। हॉकी,
ये वुशु नहीं होता है, वुशु बोलते हैं। और साइकिलिंग, स्केटिंग किस खेल से सादिया तारिक का संदर्भ है? और ये आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि सादिया तारिक ने अभी हाल ही में मास्को की एक प्रतियोगिता में पदक जीता है और रूस इस समय विवादित है, तो इसलिए यहाँ से कोई भी प्रश्न बन सकता है। बताएं इनका खेल कौन सा है? हॉकी, वुशु, साइकिलिंग या स्केटिंग, इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा, इनमें से कौन सा सही है? इन चारों में से कौन सा सही है आपको बताना है। देखो इसका सही उत्तर है वुशु। ये वुशु खिलाड़ी हैं और भारतीय प्रधानमंत्री ने भी इनको बधाई दी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चले। हाल ही में मिशन बीट प्लास्टिक कैंपेन का शुभारंभ कहाँ किया गया? देखो मन की बात जो कार्यक्रम है, चाहे आप सुनते हो या नहीं सुनते हो कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद मन की बात कार्यक्रम जब होती है तो उससे संबंधित फैक्ट आपको उपलब्ध होते हैं विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से। तो मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने मिशन बीट प्लास्टिक का जिक्र किया था। तो आपसे मैं पूछ रहा हूं, मिशन बीट प्लास्टिक कैंपेन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? युवाओं द्वारा ये मुहिम चलाई जा रही है। घाना, केवलादेव, गिर, सरिस्का, रणथंभौर। ये है केवलादेव, घाना होता है, इसको काट दीजिएगा। तो केवलादेव, गिर, सरिस्का, रणथंभौर या इनमें से कोई नहीं। चलिए जवाब दीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको पता होगा यहाँ पे जो नाम दिए हुए हैं कहीं ना कहीं राष्ट्रीय उद्यानों के नाम हैं। आप यदि राजस्थान की कभी यात्रा किए हों तो राजस्थान में बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलते हैं, जैसे रणथंभौर हो गया, जैसे केवलादेव हो गया, सरिस्का हो गया, मुकुंदरा हिल्स हो गया और राष्ट्रीय मरु उद्यान भी आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। ये काफ़ी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ है, केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ है, सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ है, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क कहाँ है। तो ये सारे के सारे फैक्ट आपको पता होना चाहिए। बताएं मिशन बीट प्लास्टिक कैंपेन का शुभारंभ रणथंभौर के क्षेत्र में किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ये विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है और इसका जिक्र पिछले मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। ये भी प्रश्न प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम से संदर्भित है। हाल ही में 1000 वर्ष पुरानी इसको जो भी आप पढ़ते हो अवलोकितेश्वर पद्म पानी की मूर्ति किस देश से वापस लाई गई है? बताएं इसका क्या उत्तर होगा? जवाब दीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अवलोकितेश्वर पद्म पानी की मूर्ति कहां से लाई गई है? अवलोकितेश्वर पद्म पानी की मूर्ति कहां से लाई गई है? बताएं। अवलोकितेश्वर पद्म पानी की मूर्ति कहां से लाई गई है? मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया है। देखो ये लाई जा रही है इटली से। कहां से लाई जा रही है? इटली से लाई जा रही है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको ये भी आपको पता होगा लॉर्ड अंजनीयार, ये भी आप एक भगवान हैं लॉर्ड अंजनीयार की जो मूर्ति थी यह भी वापस लाई गई है। यह लाई गई है ऑस्ट्रेलिया से। तो याद रखिएगा किसका पूछा जा रहा है, लॉर्ड अंजनीयार का पूछा जा रहा है, तो आपको टिक करना है ऑस्ट्रेलिया। यदि आपसे पूछा जा रहा है अवलोकितेश्वर पद्म पानी की मूर्ति, तो आपको टिक करना है इटली। ये दोनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें इन दोनों का जिक्र जो है प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में आपको देखने को मिलता था, यदि आपने देखा होता। दूसरी बात, यहाँ पे हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का 2/3 भाग मरुस्थल है और जो ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल हैं हमारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन, ये कुछ मरुस्थल हैं जो आपको पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में यदि आप देखते हैं तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक पर्वत श्रृंखला आपको पूर्वी भागों में देखने को मिलती है और इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला से 2 प्रमुख नदियां ऑस्ट्रेलिया की निकलती हैं जिनको बोलते हैं मर्रे और डार्लिंग। 2 नदियां जो ऑस्ट्रेलिया की हैं इसी पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ
किम्बरले सोने की खान आपने पढ़ा होगा, तो किम्बरले का जो पठार है वो भी ऑस्ट्रेलिया में है, इसके भी बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो आपको होनी चाहिए। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, बताएं। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? डिफेंस एक्सपो का आयोजन होता क्यों है? डिफेंस एक्सपो का आयोजन विशेष रूप से जो हमारी मुहिम है मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, तो इसमें जो हम रक्षा हथियार आप कह सकते हो उनकी एक प्रदर्शनी है, उनको हम दर्शाते हैं, उनको हम दिखाते हैं, जिससे कि हमारा रक्षा जो निर्यात है वो बढ़ सके। तो इसको आपको बताना है इसका आयोजन कहाँ है। डिफेंस एक्सपो 2022 का पहली बार इस राज्य में हो रहा है। और आपको बता दें डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन गांधीनगर गुजरात में हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। सी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चले 10 से 14 मार्च के बीच इसका आयोजन होगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकल खिलाड़ी प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, बताइए। इनमें से कौन सा प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, जो राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ जुड़ गया है? दिल्ली, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, लद्दाख। चलें, दिल्ली, चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इनमें से कौन सा सही है? फास्ट जवाब दीजिए। देखो बहुत ही आसान से प्रश्न है आज के, तो इतना समय नहीं लगना चाहिए। चलिए, और फास्ट देखो, आप जानते होंगे इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की जब बात करते हैं तो यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है वो अक्सर पूछी जाती है, जैसे दाचीगाम नेशनल पार्क आपसे पूछा जाता है, डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान आपसे अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। इसके साथ साथ आप देखते होंगे किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछा जाता है। तो किश्तवाड़, सलीम अली और एक तीसरा दाचीगाम नेशनल पार्क, के तीनों आपको पता होना चाहिए। कल की कक्षा को यदि आप याद करते हैं तो मैंने आपको बताया था डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, और मैंने आपको बताया कि डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो है ये तो गोवा में देखने को मिलता है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर में। गोवा से एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसको बोलते हैं मोलम राष्ट्रीय उद्यान, और इसी को भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। जम्मू कश्मीर इसका सही उत्तर है। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? फास्ट जवाब, आज थोड़ा सा समय कम है इसलिए फास्ट जवाब दीजिए। चलें बताएं कहाँ पर होगा? देखो यहाँ पे बात हो रही है बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र की, तो इसकी स्थापना मध्य प्रदेश में की जाएगी। इसको बताएं, हाल ही में किस देश ने वैक्यूम बम का प्रयोग किया है? किस देश ने वैक्यूम बम का प्रयोग किया? चलिए बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। फास्ट जवाब, हाल ही में किस देश ने वैक्यूम बम का प्रयोग किया है? युद्ध कहाँ चल रहा है? युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच, तो निश्चित रूप से ये जो प्रयोग हुआ होगा या तो रसिया ने किया है या तो यूक्रेन ने। तो आपको बता दें इसका प्रयोग रूस ने किया है, बी विकल्प आपका सही उत्तर है। रूस की यदि हम बात करें, विशेष रूप से हथियारों की यदि हम बात करें, तो कामो नामक एक हेलीकॉप्टर है जो आपको पता होना चाहिए। जिसको नहीं पता है याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। एक हेलीकॉप्टर है जिसको बोलते हैं कामो, ये भारत खरीद रहा है नेवी के लिए। और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम आप जानते हो, इसको भी हम रशिया से ले रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त INS चक्रा, एक हमारी परमाणु पनडुब्बी थी, हमने रसिया से लीज पे लिया था। और विमान वाहक युद्धपोत की जब बात करते हैं तो INS विक्रमादित्य भी कहीं ना कहीं रसिया से संदर्भित है। तो इसका सही उत्तर है रूस। रूस की बात करें तो इसकी राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूबल, यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, और यहाँ की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है रोसकोसमोस। ठीक है, चले, हो सकता है कि कुछ छात्रों को ना पता हो, बाकी ज़्यादातर लोगों को अब ये जो बेसिक जानकारी होती है देशों से संदर्भित, राज्यों से संबंधित, वो पता हो गई होगी। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या रहा? सबसे पहली बात आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक देता कौन है? तो आपको बता दें US चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक संस्था है। US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा ये रिपोर्ट दी जाती है, और इस रिपोर्ट में अमेरिका ने सबसे बेहतर स्थान, टॉप स्थान प्राप्त किया है। और भारत का जो स्थान है, यदि भारत के स्थान की बात करें तो 55 देशों में भारत का स्थान है 43वां।
55 देशों को रैंकिंग दी गई जिनमें भारत का स्थान है 43वां। तो आप जान लीजिए बौद्धिक संपदा में अभी भी हम निचले पायदान पर हैं। हाल ही में कितने देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के खिलाफ मतदान किया? युद्ध को रोकने के लिए बात हो रही है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसकी आलोचना कर रहे हैं देश। तो कितने देशों ने इसके खिलाफ मतदान किया? रूस के खिलाफ कितने देशों ने मतदान किया? हालांकि भारत समेत 35 देश ऐसे थे जो रूस के, आप कह सकते हो, इस मतदान में भाग ही नहीं लिए, इसका बायकॉट किया, इस मतदान में भाग नहीं लिया। कुल 35 देश ऐसे थे जिनमें भारत भी आपका शामिल है। यहाँ पे बात हो रही है संयुक्त राष्ट्र महासभा की। संयुक्त राष्ट्र महासभा की यदि हम बात करते हैं, यदि संयुक्त राष्ट्र महासभा चर्चा में है तो कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो प्रमुख हैं उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रमुख हैं अब्दुल्ला शाहिद, इनका नाम आप याद रखिएगा, बहुत 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 महत्वपूर्ण है। अब्दुल्ला शाहिद संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रमुख हैं। दूसरी बात, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन हैं, पहले हुआ करते थे सैयद अकबरुद्दीन, अब हैं टी.एस. त्रिमूर्ति, इनका भी नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे 141 देशों ने रूस के खिलाफ मतदान किया है। डी विकल्प आपका सही उत्तर है। हाल ही में किस देश ने ईंधन की कमी के बीच 26 वर्षों में सबसे लंबी बिजली की कटौती की है? ईंधन की कमी के चलते 26 वर्षों में सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी विद्युत की कटौती की है, वो देश कौन सा है आपको बता दें। यह देश वित्तीय संकट से गुजर रहा है और ये देश आपका है हमारा पड़ोसी देश। हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका। ठीक है, पड़ोसी देश श्रीलंका वित्तीय, आप कह सकते हो, संकट से गुजर रहा है, कर्ज के बोझ के तले दब गया है, जिसके चलते अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और धीरे धीरे उबरने का प्रयास कर रहा है। और उसी को ध्यान में रखते हुए अपनी कुछ घंटों के लिए पूरे देश की जो बिजली थी उसको ठप किया गया, जिससे ईंधन की बचत की जा सके। तो ये देश है श्रीलंका। श्रीलंका की यदि हम बात करें तो पाक जल संधि आपको याद रखना है, जिसके माध्यम से भारत श्रीलंका से अलग होता है। दूसरी बात, श्रीलंका की जब बात करते हो तो भारत और श्रीलंका के बीच 2 प्रमुख सैन्य अभ्यास हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहला है सिलिनेक्स, पहला सैन्य अभ्यास है सिलिनेक्स, ये आपको पता होना चाहिए। सिलिनेक्स नामक सैन्य अभ्यास नौसैनिक अभ्यास है। दूसरा सैन्य अभ्यास है मित्र शक्ति। तो याद रखना, मित्र शक्ति और सिलिनेक्स नामक सैन्य अभ्यास भारत श्रीलंका के साथ करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलें इसको बताएं। हाल ही में किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? हाल ही में किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है, बताएं। हाल ही में किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? थोड़ा सा हिंट देता हूं, जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की होगी वो बता सकते हैं। ये देश वही है जहां पर ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है मनीला में, और मनीला राजधानी है फिलीपींस की। ए विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, ए विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। इसको बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स बैंक में शामिल है? ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक, बात एक ही है। तो ब्रिक्स बैंक में इनमें से कौन सा देश शामिल है आपको बताना है, बताएं। इनमें से कौन सा देश ब्रिक्स बैंक में शामिल है? चलें फास्ट जवाब दीजिए। ब्रिक्स बैंक, ब्रिक्स की यदि हम बात करें तो इसमें आपको B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका, ये 5 देशों का एक संगठन है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो आपको बता दें कि इसमें शामिल होने वाला जो देश है वो ये चारों हैं। अभी लेटेस्ट जो शामिल हुआ है ये मिस्र इसमें शामिल हुआ है, हालांकि बांग्लादेश, UAE और उरुग्वे पहले ही शामिल हो चुके हैं। कहने का मतलब है कि इनमें से एक से अधिक उत्तर सही है, क्योंकि सारे के सारे देश न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? यहाँ पे पूरे भारत से विभिन्न प्रकार की, आप कह सकते हो लगभग 35 प्रकार की चट्टानें लाकर इस संग्रहालय में रखी गई हैं। पूरे भारत से 35 प्रकार की चट्टानें लाकर इस संग्रहालय में रखी गई हैं। तो बताएं, पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई। दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, बताएं। फास्ट जवाब दीजिए। दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई।
भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई। इसका सही उत्तर है हैदराबाद, और यहाँ पे पूरे भारत की 35 प्रकार की चट्टानों को लाकर रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। हाल ही में चर्चा में रहे पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस भारतीय नृत्य शैली से है? किस भारतीय नृत्य शैली से बिरजू महाराज जी का संबंध है, आपको बताना है। ठीक है, ये चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि अब रहे नहीं, तो इस वजह से ये चर्चा में है। और ये लखनऊ के कालका बिंदारिन घराना से संदर्भित थे, यह भी आपको पता होना चाहिए। किस शैली से इनका संबंध है आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। चलें, फास्ट 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 जवाब दीजिए। इनका संबंध है कथक से, सी विकल्प इसका सही उत्तर है। इसको बताएं। हाल ही में ऑपरेशन सर्द हवा नामक जो मुहिम है किसके द्वारा चलाई गई थी? ऑपरेशन सर्द हवा विशेष रूप से राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में चलाई जाती है घुसपैठ को रोकने के लिए, अवैध घुसपैठ, विशेष रूप से पाकिस्तान से होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए ये मुहिम चलाई जाती है जैसलमेर में, और ये प्रत्येक वर्ष चलाई जाती है। तो ये बीएसएफ करता है, क्योंकि बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो हमारी सीमाओं की रखवाली करने वाला बल है, जिसके प्रमुख हैं डीजी हैं पंकज कुमार सिंह। ये भी याद रखना है, वर्तमान समय में पंकज कुमार सिंह बीएसएफ के डीजी हैं। ठीक है, तो बीएसएफ इसका सही उत्तर। आज का लास्ट प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा गेटवे टू हेल किस देश से संबंधित है? हाल ही में चर्चा में रहा गेटवे टू हेल किस देश से संबंधित है, बताएं। चलिए, लास्ट प्रश्न है, पूरा समय दे रहा हूं, अच्छे से समझ के पढ़ के जवाब दीजिए, लेकिन जवाब देना है। चलें, गेटवे टू हेल किस देश से संदर्भित है? अब बहुत सारे लोग जो नहीं जानते होंगे, अच्छी बात है, आज जान जाओगे कम से कम। आपको बता दें, ये कोई ऐसा पर्यटन का स्थान नहीं है। गेटवे टू हेल विशेष रूप से ये प्राकृतिक गैस भंडार है, और ये पड़ता है तुर्कमेनिस्तान में, और ये लगातार 5 दशक से 1971 से लगातार जल रहा है। ये जो प्राकृतिक गैस भंडार है, लगातार 1971 से आग की लपटें यहाँ देखी जाती हैं, लगातार जल रहा है, इसी कारण ये चर्चा में है। तो ये कहाँ पे है? ये है तुर्कमेनिस्तान में। तो गेटवे टू हेल कहाँ पर है? तुर्कमेनिस्तान में एक प्राकृतिक गैस भंडार है। तो आज के लिए इतना ही। आज की कक्षा जो है वो यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि 18 प्रश्नों से बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, अन्यथा फिर गैप होगा, इस सेशन को हम फिर समाप्त करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्योंकि आप लोग रिस्पॉन्स नहीं देते हो, कुछ प्रश्न दिया जाता है उसके बारे में आप नहीं जवाब देते हो, तो जो लोग इस तरह का बिहेव कर रहे हैं, फिर हम ऐसा कर लेंगे कि ग्रुप बनाकर सिर्फ ग्रुप में अनलिस्टेड करके वीडियो पब्लिक दी जाएगी, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं की जाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ यदि अच्छा लगता है तो आप बता सकते हो, एक कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। नहीं अच्छा लगता है तो कमियां बता सकते हो, कुछ तो करिए ना, अपनी जो जिम्मेदारी है उसको आप निर्वहन करिए। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, शुभ रात्रि।